तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे 21 ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो अधिकतर 1 से 2 नंबर के बीच में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अधिकतर होता है चैप्टर पढ़ते समय बड़े बड़े प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, इन छोटे प्रश्नों को ध्यान नहीं देते और पेपर में आते टाइम यही छोटे छोटे प्रश्न हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चन को समझने के लिए पीछे पढ़ाए गए चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ 21 प्रश्न हैं जो अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनमें एक एक करके हम इनके संबंध में बात करेंगे। जैसा पहला प्रश्न है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो फोकस दूरी के बारे में बात की थी कि समतल दर्पण कैसा दर्पण माना जाता है, तो एक बहुत बड़ी वक्रता त्रिज्या का, अनंत वक्रता त्रिज्या का एक अवतल दर्पण माना जाता है। बताया था समतल दर्पण को, चैप्टर में बताया था हमने कि समतल दर्पण को अनंत वक्रता त्रिज्या वाला, बहुत बड़ी वक्रता त्रिज्या का क्या मानते हैं, एक अवतल दर्पण मानते हैं। और जब ये एक अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत है, तो R बराबर होता है 2f। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी, अनंत। तो f बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, R/2। R का मान इनफाइनाइट है, अपॉन 2, तो इनफाइनाइट को 2 से भाग करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो हमारे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत। इन क्वेश्चन को अधिकतर हम प्रूफ के साथ समझेंगे आखिर ऐसा क्यों है। एक अवतल दर्पण की, जो अगला दूसरा प्रश्न है, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी दी है, f = 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया, R = 2f। तो f की वैल्यू हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। जितना भी क्वेश्चन हम समझ रहे हैं अधिकतर फार्मूले के बेस पर समझ रहे हैं। अगला ऐसा ही प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता एवं प्रकृति बताइए। तो ये कैसा दिया है, +1 सेंटीमीटर दिया है। तो प्लस फोकस दूरी किस लेंस की होती है, तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था प्लस फोकस दूरी किस लेंस की होती है, उत्तल लेंस की। तो लेंस हमारा कैसा है, उत्तल है। प्रकृति तो हमें लेंस की पता चल गई। अब बात करेंगे कि इसकी क्षमता क्या होगी, तो P बराबर होता है 1/f। ये तब लगाते हैं जब फोकस दूरी किसमें दी हो, मीटर में। तो f की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1/1 मीन्स 1, और मात्रा क्या हो जाएगा, डायोप्टर। तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, +1 डायोप्टर इस लेंस की क्षमता हो जाएगी। ऐसा ही चौथा प्रश्न है, प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं। तो ये चैप्टर में स्टार्टिंग में ही समझाया था। अधिकतर प्रश्न में पूछता है प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं या प्रकाश तरंगे हैं, नीचे ऑप्शन दिया होता है। तो हमने क्या बताया था, किस प्रकार की तरंगे होंगी ये, तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। तो जब दर्पण के बारे में हमने पढ़ा था तो बताया था कि समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु उसके सामने रखेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब हमको दर्पण में प्राप्त होगा। और ये हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, हम दर्पण के सामने खड़े होंगे तो जितना साइज हमारा है उसी साइज का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनेगा। तो जब दर्पण का आवर्धन m बराबर क्या होगा, I/O। तो जितना बड़ा I है, क्योंकि दर्पण में क्या होता है, I = O, प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार सेम होता है। तो I और O समान है तो कट जाएंगे, कितना आएगा, 1। तो आवर्धन कितना होगा समतल दर्पण का, तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। ऐसा ही एक प्रश्न जो हमने भी 3 नंबर का देखा था, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी। तो -5 है तो लेंस कैसा हो जाएगा हमारा, अवतल। लेंस कैसा हो जाएगा, अवतल। और क्षमता की बात पूछ रहा है कि इसकी क्षमता बताइए, सही फोकस दूरी बताइए। तो P बराबर होता है 1/f, और f किस में होता है, मीटर में। तो फोकस दूरी निकालनी है, ट्रांसफर कर देंगे 1/p, 1/5 मीटर में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 1/5 कह सकते हैं या 0.2 मीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी,
फोकस दूरी आ जाएगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो क्या क्या दिया है हमको? वायु के सापेक्ष जल AnW, इसका मान कितना दिया है? 4/3। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक AnG, ये कितना दिया है? 3/2। क्या कह रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, अर्थात हमको निकालना है WnG। तो बताया था कि जो बाद में है उसको हम पहले रखेंगे अपवर्तनांक को, AnG ऊपर रहेगा, और जो पहले है उसको हम नीचे रखते हैं AnW। पीछे चैप्टर में जब न्यूमेरिकल लगवाए थे इसको समझाया था। तो AnG की वैल्यू डाल देंगे तो कितनी हो जाएगी? 3/2 अपॉन में AnW की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3। तो ये 2 नीचे की ओर आ जाएगा और 3 बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा। तो 3 तियां 9 और 4 दूनी 8। तो क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 9/8। तो 7वां प्रश्न समझ गए हैं। इसको फार्मूले को एक बार फिर से समझने के लिए आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। 8वां प्रश्न है मानव में 2 नेत्रों का महत्व क्या है? अर्थात एक और तरीके से पूछा जाता है दृष्टि के लिए हमारे 2 नेत्र क्यों हैं? एक नेत्र से भी तो हमको दिखता है, तो 2 नेत्रों का क्या महत्व है? तो बात करेंगे, अगर किसी मानव में केवल एक नेत्र है तो वह अपने इस अकेले एक नेत्र से 150 अंश तक की दृष्टि विस्तार में वस्तुओं को देख सकता है। मतलब उसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 150 अंश। अगर 2 नेत्र हो जाएंगे तो दोनों नेत्रों को मिलाने के पश्चात उसका दृष्टि विस्तार पूरा 180 अंश हो जाता है। इसीलिए दृष्टि विस्तार के लिए 2 नेत्रों को होना आवश्यक है और वस्तु को स्पष्ट 3D फिगर में देखने के लिए 2 नेत्रों का होना आवश्यक है। 9वां प्रश्न देखते हैं, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो दृष्टि क्षेत्र जिसका अधिक होगा तो वह दर्पण कौन सा है हमारा? तो वह दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है और दैनिक जीवन में अवतल दर्पण को ही सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ है। अपवर्तन के पश्चात किसी माध्यम में इसकी चाल 1.5×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अर्थात वायु में प्रकाश का वेग दिया है और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग दिया है, तो हमें माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो आपको ये भी पहले ही हमने समझाया था कि अगर 2 माध्यमों में वेग दिया है, अपवर्तनांक निकालना है, तो अपवर्तनांक का फार्मूला n बराबर क्या होता है? वायु में चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। मान डाल देंगे तो 3×10⁸ वायु में चाल दी है और माध्यम में चाल कितनी हो जाती है प्रकाश की? 1.5×10⁸। तो 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा। 1.5 से पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो अपवर्तनांक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ध्यान रखेंगे अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये एक अनुपात होता है। तो ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए। फार्मूलों को हम आपके चैप्टर में पहले ही समझा चुके हैं, तो अगर आपने चैप्टर वाले वीडियो को अच्छे से नहीं समझा है तो आप एक बार उस वीडियो को फिर से देख लें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी रहे। अगला 11वां प्रश्न है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष AnG कितना दिया है? 3/2। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2। तो पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? इस चीज को भी हमने चैप्टर में पहले ही से समझाया था। क्या कहा था? अगर अपवर्तनांक दिया है उसके माध्यम परस्पर बदल रहे हैं तो अपवर्तनांक का व्युत्क्रम हमारा नया मान होगा। अर्थात n12 = 1/n21। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दिया है हमको, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का निकालना है। अर्थात माध्यम परस्पर बदल रहे हैं तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? एक दूसरे का व्युत्क्रम। तो AnG हमको पता है, GNA निकालना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1/AnG के मान डाल देंगे 1/3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2/3। यह कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमारा होगा।
क्लियर हो गया 11वां क्वेश्चन। अब 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और काल्पनिक बनता है, काल्पनिक या आभासी बनता है? तो इस प्रश्न को हमने भी चैप्टर में समझाया था कि 8 स्थितियां लिखवाई थी। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी प्रतिबिंब बनने की, और उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां थी। और बताया था कि यह स्थितियों के बारे में अधिकतर घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछता है। कभी तो किरण आरेख बनाने को कह देगा, कभी प्रतिबिंब की स्थिति दे देगा, या कभी वस्तु की स्थिति दे देगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति आदि के बारे में पूछेगा। यहाँ भी उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो अगर हमने देखा होगा उत्तल दर्पण में 2 ही स्थितियां थी, और दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? एक तो काल्पनिक बन रहा था, दूसरा वस्तु से छोटा था और हमेशा सीधा था। तो हमारे सवाल का आंसर, अगर हमने चैप्टर को आसानी से समझा है, तो छोटे छोटे प्रश्नों का आंसर हम चैप्टर से दे सकते हैं। तो किस दर्पण में हो जाएगा? उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, और कहाँ बनेगा? दर्पण से पीछे की ओर। तो अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। यदि 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोधात्मक प्रश्नों से। मान लीजिए ये कोई माध्यम है, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। यहां पर कोई किरण आपतित हुई, मगर कैसे आपतित हो रही है? लंबवत आपतित हो रही है। तो हमने बताया था जिस बिंदु पर आपतित होगी उस बिंदु पर लंब खींचा जाएगा। तो आपतित किरण और लंब दोनों एक ही स्थान पर होंगे, आपतित किरण और लंब, क्योंकि लंब तो इसी स्थान पर होगा, और आपतित किरण किसके अंदिश आ रही है? लंब के अंदिश आ रही है। तो इसका आपतित किरण का जो आपतन कोण होगा, हमेशा क्या नापते हैं? अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी चैप्टर में। आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी उसको हम लोग अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं हम लोगों ने देखी थी। मगर किरण हमारी लंबवत आपतित हो रही है, इसलिए आई का मान क्या हो जाएगा हमारा? 0, क्योंकि लंब के साथ कोई कोण नहीं बनाएगा, अर्थात 0 डिग्री का एंगल होगा। और आर हमारा कितना होगा ये हमको पता करना है। तो क्या कर देंगे? फार्मूला स्नेल का नियम लगा देंगे, n = sin I अपॉन साइन आर। अब हमें साइन आर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन आर = साइन I अपॉन n। साइन I की वैल्यू साइन 0/n, साइन 0 का मान 0/n मतलब 0। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आई हमारी? 0। तो साइन का मान 0 कहाँ पर होता है? तो ये मान होता है साइन 0 पर। तो तुलना करेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा? 0। अर्थात हमारा अपवर्तन कोण भी कितना अंश होगा? 0 अंश होगा। अर्थात बिना विचलित हुए कोण किरण अभिलंबवत निकलती चली जाएगी, मतलब अभिलंब के अंदिश होती हुई किरण बिना विचलित हुए निकलती चली जाएगी। 13वां प्रश्न हमारा समझ में आ गया। अब बात करेंगे अगले 14वें प्रश्न के बारे में। समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई व प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? इसको भी हमने चैप्टर में समझा था, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषताओं को। तो इसमें क्या कह रहा है? अगर हमने बताया था समतल दर्पण के सामने जितनी दूर हम खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब अंदर की ओर बनेगा, और जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा? तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी, वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 10 सेंटीमीटर पर, तो प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा? 10 सेंटीमीटर पर। और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? तो जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब की लंबाई होगी, अर्थात वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि यह समतल दर्पण के सामने रखी हुई है। अब बात करेंगे 15वें प्रश्न की। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है r, कितनी? 20 सेंटीमीटर। तो बताया था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब इस दर्पण से अधिकतम कितनी दूरी तक बना सकते हैं? तो फिर हमको वहीं जाना होगा, दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियों में। उत्तल दर्पण की कितनी स्थितियां थी? 2, और दोनों स्थितियों में देखा था जब वस्तु अनंत पर होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता था? फोकस पर। और जब वस्तु अनंत के अलावा कहीं होती थी तो फोकस से ध्रुव के बीच में,
मतलब अधिकतम कहाँ प्रतिबिंब बन सकता है, दूरी कितनी दूरी पर बन सकता है, फोकस दूरी पर। और फिर जैसे जैसे वस्तु दर्पण के अनंत से नज़दीक आती जाएगी, आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, प्रतिबिंब क्या होगा, फोकस से आगे और ध्रुव के बीच में बढ़ता चला जाएगा। मतलब अधिकतम जो दूरी होगी प्रतिबिंब की, हम उन स्थितियों में देखेंगे तो कहाँ पर प्राप्त होगी, फोकस पर। तो वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी दी है, फोकस दूरी कितनी दी है, 20। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो भी अधिकतम 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी अधिकतम कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे आगे प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता ही नहीं है। अगर यही अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में अधिकतम प्रतिबिंब कहाँ तक बन सकता है, अनंत पर, क्योंकि अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी आती थी, जब वस्तु अनंत पर होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर होती थी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, अनंत पर। ऐसा था। मगर उत्तल दर्पण पर क्या, वस्तु अगर अनंत पर भी है तब भी कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस दूरी पर। तो यहाँ सवाल क्या कह रहा था, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से अधिकतम कितनी दूरी पर बनेगा, तो फोकस से ज़्यादा आगे नहीं जा सकता प्रतिबिंब, तो कितनी दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऐसा ही अगला एक और प्रश्न है, किसी लेंस कह लें या दर्पण, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा सकता है। किसी लेंस या दर्पण में वस्तु और उसके प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात 1:4 है। वस्तु की लंबाई O और प्रतिबिंब की लंबाई I, इसका अनुपात कितना दिया है, 1:4। फिर पूछ क्या रहा है, इस दशा में U तथा V का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग अगर आवर्धन में हमने पढ़ा है तो M बराबर होता है I/O, और अगर दर्पण कहेगा तो -V/U के बराबर होता है, और अगर यहीं पर ये दर्पण के लिए हो जाएगा, और अगर लेंस कहता है तो ये I/O किसके बराबर होता है, +V/U के बराबर होता है। केवल इतना अंतर होता है, अगर दर्पण कहेगा तो -V/U, और अगर लेंस कह देगा तो +V/U के बराबर होगा। तो हमें अनुपात निकालना था, किसका अनुपात दिया है, O/I का अनुपात दिया है 1:4। हमको निकालना है U तथा V में क्या अनुपात होगा, तो U/V यहाँ से ट्रांसफर कर लें। अगर चिन्ह को हम भूल जाएं टाइम, क्योंकि अनुपात निकाल रहे हैं, चिन्ह को अगर हम भूल जाएं तो U/V के लिए पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, O/I, और O/I का अनुपात कितना है हमारा, O/I U/V, तो कितना जाएगा, 1:4। ठीक है, M बराबर I/O प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर V/U होता है, और हमको निकालना है U तथा V में क्या अनुपात होगा, तो U/V का मान निकालना है, तो O/I, और O/I का मान हमारा कितना दिया था, 1/4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो F = +20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है तो प्लस की फोकस दूरी होगी। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दोगुने आकार का बनना हो तो उस लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखना होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, मान लिया वस्तु की लंबाई O जो है x के बराबर है, तो I किसके बराबर हो जाएगी, 2x के बराबर। अब आवर्धन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, M बराबर I/O = V/U, इसमें मान डाल देंगे तो I की वैल्यू 2x/x = V/U। x से x कैंसिल हो जाएगा, V का मान कितना आ जाएगा, 2U के बराबर आ जाएगा। हमको U का मान निकालना है तो फोकस दूरी का फार्मूला लगा देंगे, 1/F = 1/V - 1/U। तो 1/F 1/V, V का मान कितना निकाला हम लोगों ने, 2U, और U का मान हम माइनस में रखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में, तो +1/U। यहाँ से हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2U आ जाएगा, 2U से 1 और U से यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/F, F की वैल्यू 20, तो पक्षांतर करेंगे 2U = 2 + 1 3, और 23 जा 60, तो यहाँ से U = कितना जाएगा, 60/2। मतलब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जब हम वस्तु को रखेंगे
तब दोगुने आकार का प्रतिबिंब बनेगा। यही हमको निकालना था, कितनी दूरी पर रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दोगुने आकार का बनता है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, कह रहा है यदि एक उत्तल लेंस के आगे आधे भाग को काले कागज से ढक दें तो बनने वाला प्रतिबिंब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो मान लिया ये कोई लेंस है और इससे कोई प्रतिबिंब बन रहा है। मान लिया हमने इसके आधे भाग को काले कागज से ढक दिया ताकि प्रकाश यहाँ से अपवर्तित ना हो पाए। तो कह रहा है बनने वाले प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ेगा। तो हम लोगों ने अगर आरेख बनाए थे तो देखा था कि आरेख बनाने के लिए कोई आवश्यक नहीं है नीचे का भाग चाहिए हो या ऊपर का भाग चाहिए हो, केवल इतना अंतर पड़ेगा, वस्तु का प्रतिबिंब पूरा का पूरा वैसा ही बनेगा जैसी वस्तु दी है हमने। लेंस को आधा या काट देने पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात यह है कि पहले पूरा लेंस था तो प्रकाश अपवर्तित होने की मात्रा ज़्यादा थी तो प्रतिबिंब ज़्यादा चमकीला बन रहा था, मगर अब प्रकाश लेंस के आधे भाग से ही अपवर्तित होगा। पहले मान लिया 2x प्रकाश पहुंच रहा था तो प्रतिबिंब दोगुना चमकीला था, मगर अब प्रकाश आधे भाग से पहुंचेगा तो कितना पहुंचेगा x, तो प्रतिबिंब कितना चमकीला बनेगा, केवल आधा चमकीला बनेगा। अर्थात प्रतिबिंब की जो चमकीलापन है वो कम हो जाएगा, शाइनिंग कम हो जाएगी, प्रतिबिंब पूरा का पूरा बनेगा और प्रतिबिंब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला एक और प्रश्न है 19वां, नेत्र की समायोजन क्षमता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा गया है। नेत्र की समायोजन क्षमता से क्या समझते हैं, नेत्र के निकट और दूर बिंदु को समझाइए। इसको दूसरे तरीके से पूछा भी जाता है, सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होता है। तो दृष्टि विस्तार मतलब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी के बीच की वस्तुओं को वह नेत्र देख सकता है। तो ये भी हम लोगों ने नेत्र वाले चैप्टर में इस पर अध्ययन किया था कि जो नेत्र है निकटतम जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु को बिना फोकस किए, बिना कोई दबाव डाले नेत्र पर आसानी से देख सकता है। तो निकटतम कितनी दूरी होती है, नेत्र का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। और दूर से दूर कितनी दूरी पर वस्तु को देख सकता है, तो अनंत। तो नेत्र का दृष्टि विस्तार कितना होगा, 25 सेंटीमीटर से अनंत। अब बात करते हैं समायोजन क्षमता की। तो हमने देखा होगा नेत्र के सामने वस्तु को अलग अलग दूरी पर रखी होती हैं और हम जिस वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बने, इसके लिए कोई वस्तु पता चला 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कोई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वस्तु की दूरियां अलग अलग होती हैं, मगर सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बने, इसके लिए नेत्र लेंस जो है वो अपनी वक्रता त्रिज्या को, ये नेत्र लेंस वाले चैप्टर में बताया था कि नेत्र लेंस में जो पक्षमाभी मांसपेशियाँ होती हैं, कौन सी मांसपेशियाँ, पक्षमाभी मांसपेशियाँ, वो क्या करती हैं, नेत्र लेंस को खींचकर या ढीला करके उसकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 को बदल देती हैं। कभी कभी R1 R2 के मान बढ़ा देती हैं और कभी कभी ढीला करके R1 और R2 के मान कम कर देती हैं, जिसके कारण एक फार्मूला होता है 1/f = n-1 1/R1 - 1/R2। तो नेत्र की जो पक्षमाभी मांसपेशियां वो क्या करती हैं, नेत्र लेंस की मांसपेशियों को खींचकर या ढीला करके उसकी वक्रता त्रिज्याओं को बदल देती हैं। और जब वक्रता त्रिज्याएं R1 R2 के मान बदलेंगे तो लेंस की फोकस दूरी भी बदल जाएगी। और जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाएगी तो क्या होगा, जैसी आवश्यकता होगी वैसी ही फोकस दूरी करके नेत्र जो है प्रतिबिंब को रेटिना पर ही बनाएगा, ना तो रेटिना के पीछे ना तो रेटिना के आगे। और इसी क्षमता को हम नेत्र की समायोजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र की समायोजन क्षमता छोटी सी परिभाषा के रूप में नेत्र का अपने लेंस की फोकस दूरी बदल लेने की क्षमता, नेत्र का अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल लेने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र की समायोजन क्षमता कहते हैं, ताकि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर आंख के लिए किस रंग को सर्वाधिक सुग्राही मानते हैं एवं नेत्र में पाई जाने वाली कोशिकाओं के प्रकार एवं इनके कार्य बताएं। तो नेत्र के लिए जो डॉक्टर सबसे सुग्राही रंग मानते हैं तो वह रंग हरा होता है। देखा होगा डॉक्टर की दुकान पर अधिकतर जो कार्टन यूज होते हैं हरे रंग के होते हैं, क्योंकि नेत्र के लिए सबसे सुग्राही रंग डॉक्टरों के द्वारा माना जाता है ताकि इसका कोई असर आंख पर ज़्यादा ना पड़े। दूसरी चीज़
कि नेत्र में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो बताया था नेत्र वाले चैप्टर में, एक तो शंक्वाकार कोशिका और दूसरी बेलनाकार या डंडाकार कोशिका। शंक्वाकार कोशिका किसके लिए सुग्राही होती हैं, तो ये रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। शंक्वाकार कोशिकाएं किसके लिए सुग्राही होंगी, रंगों के लिए, जबकि बेलनाकार कोशिकाएं किसके लिए सुग्राही होती हैं, प्रकाश की तीव्रता के लिए। किसके लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक शंक्वाकार और एक बेलनाकार। शंक्वाकार कोशिका रंगों के पहचान में सहायक होती हैं, जबकि बेलनाकार कोशिकाएं जो हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं। अगला एक और क्वेश्चन है, जो आखिरी क्वेश्चन है 21वां, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, इसका कारण बताइए। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही समझ चुके हैं। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, पश्चिमाभि मांसपेशियों के द्वारा। पश्चिमाभि मांसपेशियां नेत्र लेंस को खींचकर या ढीला करके उसकी वक्रता त्रिज्या बदल देती हैं, और इन वक्रता त्रिज्याओं के बदलने के कारण उसकी फोकस दूरी बदल जाती है। इसको नेत्र की समायोजन क्षमता कहते हैं। तो आज के चैप्टर हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बारे में देखा। आपको इनको समझने के लिए चैप्टर समझना आवश्यक था। तो अगर आपने इनको अच्छे से समझा होगा और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक होंगे। धन्यवाद।